माय चैनल करण बंधु। तो जो आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई जो है क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की चैप्टर चल रहा है हमारा ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ये हमारा पार्ट 3। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो आपको आई बटन को प्रेस करने पे मिल जाएगा। बिना किसी देरी के हम अपने पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ द चाइनीज़ इकॉनमी। आज का हमारा टॉपिक है कि चाइनीज़ इकॉनमी का कैसे उदय हुआ। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। चाइनीज़ इकॉनमी सक्सेस सिंस 1978 हैज़ बीन लिंक टू इट्स राइज एज ग्रेट पावर। कहने का मतलब क्या है, चाइनीज़ इकॉनमी कब शुरुआत में कब इसको सक्सेस मिली? इसको सक्सेस मिली 1978 में और इसकी शुरुआत, इसका उदय ही एक ग्रेट पावर के तौर पे उभरा था। स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकॉनमी। अब चाइनीज़ इकॉनमी की क्या स्ट्रेंथ थी, उसके जितने भी फैक्टर्स थे ना उनको साथ मिला के ही इस चाइनीज़ इकॉनमी को स्ट्रेंथ मिली थी। अब वो फैक्टर्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन, लैंड मास, रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन और उसकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इंटरसेप्शन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949 फॉलोड कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन अंडर लीडरशिप ऑफ माओ। इकॉनमी बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल। कहने का मतलब क्या है, पीपल, ये पार्टी है पीपल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना, इसका इंटरसेप्शन हो गया कब हुआ? 1945 में। और किसके रिवॉल्यूशन में हुआ था? कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन में हुआ था और उसके लीडर थे माओ। तो ये जो पूरा बेस था ना रिवॉल्यूशन, ये किस पे बेस था? सोवियत मॉडल पे। अगर आपको सोवियत मॉडल नहीं पता है तो मेरे पास्ट के चैप्टर्स में मिल जाएगा, उसमें पूरा डिटेल में हमने सोवियत मॉडल के बारे में पढ़ रखा है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। फर्दर इकोनॉमिकली बैकवर्ड चाइना चोज कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। कहने का मतलब क्या है, अभी हमने जाना इंटरसेप्शन हुआ था पीआरसी का, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। किसके थ्रू हुआ था? कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के थ्रू हुआ था। और किस पे बेस्ड था? सोवियत मॉडल पे। और उसके कुछ टाइम बाद उन चाइनीज़ इकॉनमी ने क्या करा, सोवियत मॉडल को छोड़ के कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को चूज़ कर लिया। क्यों चूज़ करा उसने, अब जानेंगे। मॉडल वॉज टू क्रिएट स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज सेक्टर फ्रॉम कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब वो मॉडल क्या था? उस मॉडल के अंदर क्या था? स्टेट को कैसा बनाना था? जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, हैवी इंडस्ट्री थी, वो किसके अंडर आनी चाहिए थी? किसको ओन होनी चाहिए थी? स्टेट को ओन होनी चाहिए थी। यही क्या कहते हैं, इन कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में आने का इनका वो था एक मंत्र। शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इट नीडेड इन ऑर्डर टू बाय टेक्नोलॉजी एंड गुड्स ऑन वर्ल्ड मार्केट, चाइना डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स। कहने का मतलब क्या है, चाइना को शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज चाहिए थे। उसको क्या कहते हैं, उसको फॉरेन एक्सचेंज किस लिए चाहिए थे? उसको फॉरेन एक्सचेंज इसलिए चाहिए थे क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी और गुड्स को ख़रीदना था वर्ल्ड मार्केट पर से। तो चाइना ने क्या डिसाइड करा, वो अपने इम्पोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करेगा। इम्पोर्ट्स को कैसे सब्स्टिट्यूट करेगा? अब जो भी वो अपनी कंट्री के अंदर बना रहा था ना, चाइना की इकॉनमी जितनी भी डोमेस्टिक गुड्स बना रही थी उन्हीं को क्या कहते हैं, वो यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सपोर्टेड गुड। जो जितने भी एक्सपोर्ट्स हो रहे थे डोमेस्टिक गुड्स, सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स की बात करें, यहाँ पे गौर डालिएगा, जितने भी डोमेस्टिक गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे थे उनको वो सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने डोमेस्टिक गुड्स को इंपोर्ट करके। समझ गए होंगे अब यहाँ पे चाइना का सोवियत मॉडल से शिफ्ट होकर कैपिटलिस्ट के वर्ल्ड में आना और क्या क्या इन्होंने करा उसके बाद। अब हम जानेंगे मॉडल ऑफ चाइना पूरा डिटेल में। यूज़ इट्स ओन रिसोर्सेज। पहला मंत्र इसका यही था कि अपने ही रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, कहीं बाहर से नहीं मांगेंगे, कहीं एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर फॉर ऑल सिटीजन। और दूसरा मंत्र क्या था? अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे और अपने लोगों का भला करेंगे। इन्होंने ये डिफरेंस नहीं डाला भाई गरीबों का नहीं करेंगे या अमीरों का ही करेंगे। सभी लोग, सभी बराबर माने गए थे। सभी में एम्प्लॉयमेंट पहुँचाना था इनको, सभी का सोशल यानी सभी का समाज कल्याण करना था इनको और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना था। प्रोवाइड एजुकेशन एंड बेटर हेल्थ टू सिटीजन। अब एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर के उन्होंने क्या चूज़ करा कि अब वो सबको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और हेल्थ। जब एजुकेशन और हेल्थ मेंटेनेंस होगा तो इनका जो इकॉनमी है वो अपने आप ही बढ़ती जाएगी, अपने आप ही स्ट्रेंथन होती जाएगी। तो गाइस आगे बात करते हैं। इकॉनमी ग्रो विथ 5 to 6% रेट। एनुअल ग्रोथ कितनी हुई? इकॉनमी तो हमारी 5 से 6% बढ़ी थी और एनुअल ग्रोथ थी 2 to 3% इन पॉपुलेशन। इकॉनमिक ग्रोथ वॉज इनसफिशिएंट टू मीट नीड्स। अब भाई हमने यहाँ तो समझ लिया इकॉनमिक
ऐसे ग्रो हुई, एनुअल ग्रोथ ऐसे हुई, पर क्या ये ठीक था, क्या ये सफिशिएंट था? तो हमें पढ़ने के बाद पता चला ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने की थी भाई, अपने रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन, हेल्थ, सब पे इन्होंने बात कर दी, सारे जो सोशल वेलफेयर में आते हैं ना मुद्दे सारे इन्होंने डिस्कस कर दिए, पर ये चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इनसफिशिएंट थी, लोगों को उनकी नीड्स मिलाने के लिए सब सारी चीज़ें इनसफिशिएंट रही, पूरी तरह से लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाए। अब आगे जानते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इनसफिशिएंट टू जनरेट सरप्लस फॉर इंडस्ट्री। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे थे, यानी एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से जितना भी ये प्रोडक्शन कर रहे थे वो इनसफिशिएंट था, वो पूरी तरह से क्या कहते हैं, इनसफिशिएंट था, पूरी तरह से लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था, इवन वो इंडस्ट्री की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, टू जनरेट सरप्लस फॉर इंडस्ट्री। चाइनीज़ लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी। अब चाइना के जो लीडर थे उनकी लीडरशिप में क्या हुआ, उन्होंने एक पॉलिसी डिसीज़न लिया। क्या पॉलिसी डिसीज़न था, उसको मेजर क्यों कहा गया, आप जानेंगे। 1970 में ये मेजर पॉलिसी डिसीज़न लिया गया। इसमें क्या था, इस्टेब्लिशमेंट रिलेशंस विथ यूएस इन 1972। तो गाइस इसमें क्या था, पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो चाइना था ना वो यूएसएसआर का साथ था, एक तरह से समझ लीजिए, क्योंकि यूएसएसआर भी सोवियत कंट्री था, रशिया बात करते हैं, रशिया भी एक सोवियत कंट्री था, क्योंकि बाद में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, वो रशिया में और 14 और रिपब्लिक्स में बट गया। तो चाइना और यूएसएसआर का एक साथ कनेक्शन था, क्योंकि सोवियत मॉडल पे दोनों बेस थे, पर बाद में चाइना ने क्या करा, अपने रिलेशन को हटाकर उसने यूएस के साथ जोड़े, और इसी को ही मेजर पॉलिसी डिसीजन कहा गया। और इसने रिलेशन कब अपने इस्टेब्लिश करे, यूएस के साथ 1972 में, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं सोवियत मॉडल को चेंज करके कैपिटलिस्ट में अपने आप को दर्ज कर लिया। मैंने पीछे भी डिस्कस कर दिया था वैसे। प्रीमियर जोहू एनलाई, ये हम पढ़ेंगे अब। तो ये प्रीमियर जोहू एनलाई क्या था, ये वैसे 1973 में हुआ था, बात करते हैं क्या था ये। प्रपोज फॉर मॉडर्नाइजेशन। अब चाइना ने 4 मॉडर्नाइजेशन के तरीके प्रपोज कर दिए। अब 4 मॉडर्नाइजेशन क्या था, मॉडर्नाइजेशन में 4, अब बात करते हैं क्या थे, 4 टॉपिक क्या थे, 4 मुद्दे क्या थे। तो पहला है अपना एग्रीकल्चर, भाई हर इकॉनमी में एग्रीकल्चर को ही फर्स्ट रखा जाता है, तो पहला एग्रीकल्चर। दूसरा हमारा है इंडस्ट्री, अब तीसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड चौथा है मिलिट्री। समझ गए होंगे, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने जा रही, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर क्या है, इंडस्ट्री क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या है, मिलिट्री से क्या है। फिर भी नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। एग्रीकल्चर से क्या है, खेती बाड़ी से प्रोडक्शन को बढ़ाना, और उस प्रोडक्शन को बढ़ाकर इंडस्ट्री में यूज़ करना। इंडस्ट्री से जो मशीनें बनती है उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज़ करना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है, जैसे कि आप मान लीजिए स्पेस में कुछ करना, ये इससे रिलेटेड हो सकता है। और मिलिट्री, सैन्य पावर को बढ़ाना। ठीक है गाइस, समझ गए होंगे। ओपन डोर पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा चाइनीज़ इकॉनमी के राइज में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, इसमें ओपन डोर पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम। तो ये कब क्या कहते हैं इस्टेब्लिश हुई, कब निकाली गई, कब इम्प्लीमेंट हुई, तो हम जान लेते हैं। 1978 में इम्प्लीमेंट की गई थी। अनाउंस्ड बाय लीडर डेंग जाओपिंग। किसके थ्रू अनाउंस की गई थी, लीडर का नाम है यहाँ पे डेंग जाओपिंग। ऑल्सो अनाउंस्ड इकॉनमी रिफॉर्म्स इन चाइना। इन्होंने ही चाइना में रिफॉर्म्स को अनाउंस करा था इकॉनमी से रिलेटेड। अब रिफॉर्म्स मैं बता देती हूँ, एक तरह से चेंजेस समझ लीजिए आप। किस चीज़ को जनरेट करने के लिए, हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। अपनी कैपिटल और टेक्नोलॉजी को अब्रॉड में इन्वेस्ट करके हायर प्रोडक्टिविटी, यानी बहुत उच्च दर पे उत्पादन को बढ़ाना। कैसे, इन्वेस्टमेंट करके, किन चीज़ों का इन्वेस्टमेंट करके, कैपिटल और टेक्नोलॉजी को, और कहाँ पर, अब्रॉड में। इंट्रोडक्शन ऑफ इकॉनमी। अब हम बात जानेंगे इकॉनमी का इंट्रोडक्शन क्या है। चाइनीज़ डिडंट गो फॉर शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको मेरे 2nd चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलरिटी में मिल जाएगा। शॉक थेरेपी एक तरह से, आपको मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाकर बताऊं तो शॉक थेरेपी होता है जब
यूएसएसआर के जितने भी रिपब्लिक्स थे, इंक्लूडेड रशिया, जब क्या कहते हैं इन्होंने सोवियत मॉडल को छोड़ के कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाया था, इसी को ही शॉक थेरेपी एक तरह से नाम दिया गया है। इंस्टेड ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। अब ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या, एक तरह से आपको बताती हूँ। ओपन डोर पॉलिसी क्या है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को अपनी परमिशन देना, अपने दरवाज़ों को खोल देना, अपनी कंट्री के दरवाज़ों को खोल देना। अब जो इन्होंने ये ओपन करी थी ना इकॉनमी, ये स्टेप बाय स्टेप करते, ऐसा नहीं था भैया सारी चीज़ें एक साथ ही कर दी, नहीं, धीरे धीरे हुआ था। इन 1982 प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉलोड बाय प्राइवेटाइजेशन इन 1980 ऑफ इंडस्ट्री 1988। 1982 में इन्होंने पहले क्या करा, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने बताया था, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने अपने 4 जो मॉडर्नाइजेशन बताए थे मैंने, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री में, इन्होंने धीरे धीरे सारे जितने भी अपने मॉडर्नाइजेशन के इनके टॉपिक थे, मुद्दे थे, उन पर एक साथ ही काम नहीं करा इन्होंने, धीरे धीरे पहले एग्रीकल्चर पे गए, फिर इंडस्ट्री पे, एंड फिर जो रेस्ट ऑफ बचे हुए हैं। तो 1982 में इन्होंने पहले एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज करा था, और उसके बाद इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करा था। कब करा था? 1998 में। देख लीजिए आप कितना ज़्यादा गैप है इनके बीच में, बट एक कंट्री की इकॉनमी को चलाने के लिए ये गैप ज़्यादा बड़ा नहीं माना जाएगा उनके हिसाब से। आगे बात करते हैं। बैरियर्स एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेट अप एंटरप्राइजेस। कहने का मतलब क्या है? ट्रेड बैरियर्स क्या होता है? ट्रेड बैरियर्स होता है जैसे कि जितना भी वो चल रहा होता है हमारा, जब बाहर की कंट्री यानी कंट्रीज नहीं, कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंडस्ट्री जब आपकी कंट्री में आके बिजनेस करती है, ट्रेड करती है, और एक तरह से कह लीजिए सामान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है, गुड्स का, उस पे जब वो कंट्री उस पर टैक्स यानी एक टैक्स क्या कहते हैं लगाती है। टैक्स इसलिए लगाया जाता है, टैक्स इसलिए लगाया जाता है बैरियर के तरह, एक तरह से टैक्स लगाया जाएगा बैरियर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ट्रेड बैरियर क्या है? अपना टैक्स है। तो अब बात करते हैं ट्रेड बैरियर क्यों एलिमिनेट करे गए थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ट्रेड बैरियर को एलिमिनेट कर दिया गया था, जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर जो थे उन्होंने एंटरप्राइजेस को सेट कर दिया था। थ्रू दिस पॉलिसी इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रो एट अ फास्टर रेट। अब इस क्या कहते हैं ट्रेड बैरियर के एलिमिनेशन से क्या हुआ, जितनी भी इंडस्ट्री की पॉलिसीज़ थी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पॉलिसीज़ थी, वो ग्रो हुई। कैसे ग्रो हुई? फास्टर रेट से। स्लो रेट से बात नहीं करें, एकदम फास्ट रेट से ग्रो हुई थी। अब इसके डिसएडवांटेज क्या थे? डिसएडवांटेज पे नज़र डालते हैं। चाइनीज़ इकॉनमी इम्प्रूव ड्रामेटिकली। अब बात करते हैं भाई चाइनीज़ इकॉनमी कैसे ड्रामेटिकली इम्प्रूव हुई। नॉट एवरीवन रिसीव्ड बेनिफिट्स ऑफ रिफॉर्म्स। अब हमने बात की थी डेंग ज़ाओपिंग ने रिफॉर्म्स निकाले थे, तो क्या कहते वो जो रिफॉर्म्स थे उनसे सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को बेनिफिट नहीं हुआ, कुछ ही को हुआ था। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन इन चाइना, नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स। तो वैसे तो हमने बात करी भाई इनका एक मॉडल था, एक मंत्रा था जिसमें सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पर अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी बचा था चाइना में, और कम से कम 100 मिलियन पीपल जो थे, 100 मिलियन लोग थे जो अभी भी जॉब की तलाश में इधर उधर फिर रहे थे चाइना में। फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क एज बैड एज इन यूरोप ड्यूरिंग 18 to 19 सेंचुरी। कहने का मतलब क्या है? फीमेल एम्प्लॉयमेंट, महिला एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कैसी थी, उनका काम कैसा था, कंडीशन ऑफ वर्क कैसी थी? बहुत ही बुरी थी। कितनी बुरी थी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बुरी इतनी थी जब 18 और 19 सेंचुरी में जैसे यूरोप में बुरी थी ना, उस टाइम की कंपैरिजन हो रहा है चाइना के साथ। यूरोप में 18 और 19 सेंचुरी में बहुत बुरी कंडीशन थी महिला के साथ। आपने अगर 9th में पढ़ लिया होगा इस हिस्ट्री में, वैसे 9th में डिस्कस करा गया है, 9th या 10th में। फीमेल की कंडीशन इस टाइम पे चाइना में इतनी बुरी थी। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड करप्शन इंक्रीज। वैसे तो हम कहते हैं हमारे इंडिया में ही करप्शन है, बट वहाँ पे भी था। और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से आप समझ सकते हो, एक जो एनवायरमेंटली इफेक्ट होता है उससे समझ सकते हो। और करप्शन भी बढ़ता जा रहा था। इनइक्वालिटी राइज। इनइक्वालिटी वैसे वहाँ पे मेल और फीमेल में राइज नहीं हुई थी,
किस में राइज हुई थी? गरीब और अमीर में, सॉरी गरीब नहीं, रूरल एंड अर्बन में, यानी गांव और शहर वाले एरिया में ज़्यादा इनइक्वालिटी अराइज हुई थी। Peers of China rise also mitigated by its contribution to the stability of ASEAN economies after 1997 financial crisis। यानी कहने का मतलब क्या है, जो चाइना जो बढ़ रही थी ना, जैसे चाइना की इकॉनमी बढ़ रही थी, उसको क्या कहते हैं, उसका डर कब माइग्रेट हुआ था? जब उसने अपना कंट्रीब्यूशन आसियान इकॉनमीज़ में दिया था 1997 में, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे आसियान इकॉनमी के अंदर, तब चाइना ने एक तरह से मान लीजिए कंट्रीब्यूशन करा था कैपिटल का। अब आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चाइना, ये जान लेते हैं थोड़ा बहुत। जब चाइना के बारे में पढ़ ही रहे तो इन पे नज़र मारना तो बनता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC। लैंड एरिया कितना है? 3rd लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अब भाई आप सोचोगे चाइना है तो चाइनीज़ ही बोलते होंगे, पर नहीं, चाइनीज़ नहीं बोलते हैं, मैंडरिन बोलते हैं। करेंसी युआन उसकी करेंसी CNY भी कहते हैं। और इसकी एक और करेंसी है रेनमिनबी RNB। पॉपुलेशन कितनी है? 143.93 करोड़। तो गाइज यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि चाइना के बारे में हम क्या कहते हैं, चाइना की इकोनॉमी कैसे ग्रो हुई थी। ऐसा नहीं है, चाइना की इकोनॉमी जब ग्रो होनी स्टार्ट हुई तो वो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड होती रही, कोई उसमें हर्डल्स नहीं आए। डिसएडवांटेज भी थी उसकी इकोनॉमी की और बहुत सारे हर्डल्स भी फेस करे, पर आज के टाइम पे देखा जाए चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो यहाँ पे हमारे पार्ट 3 का एंड होता है। होप करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके मेरी सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन को सबसे पहले लीजिए, और मुझे कमेंट करके ना बताना भूलिएगा आपको पार्ट 3 कैसे लगा। और एक बार और रिमेंबर करा देती हूँ आपको, पार्ट 1 पार्ट 2 इस चैप्टर का आई बटन को प्रेस करने पर मिल जाएगा। टिल देन बाय, गुड बाय।